अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक। बेटे हमने कल जो है मोमेंटम जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज जो बेटे हम आपको पढ़ाऊंगी इसमें कुछ नोट्स थे जो मैंने कल नहीं पढ़ाए थे, वो भी मैं एक दफ़ा उनसे भी गो थ्रू हो जाती हूँ ताकि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। अ क्रिकेटर ड्राज हिज हैंड बैक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम। ठीक है, एक कोई भी क्रिकेटर जो होता है वो अपने हैंड जो है वो पीछे लेके जाता है, किस लिए? टू रिड्यूस इम्पैक्ट, जो बॉल का इम्पैक्ट है ना कि टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए वो इस तरह करता है। दूसरी चीज़ क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दी हुई है, द एरो पेनिट्रेट्स इनटू द एप्पल एंड इन रिस्पॉन्स द मोमेंटम ऑफ एप्पल चेंजेस कन्वर्सली द एप्पल अप्लाइज एन अपोजिंग फोर्स टू द एरो एंड इन द रिस्पॉन्स द मोमेंटम ऑफ द एरो चेंज। जब भी कोई एरो अगर एप्पल के अंदर बेटे फेंकी जाती है ना तो वो क्या करती है, एरो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, एरो जो है आपका वो उसके अंदर चला जाता है एप्पल के। ठीक है, जब एरो एप्पल के अंदर जाता है तो ये एक फोर्स से अंदर गया ना, अब एप्पल भी एक अपना जो है रिस्पॉन्स आगे से शो कर रही होती है। एप्पल क्या करती है, एप्पल एक अपोजिंग फोर्स है जो कि एरो पे अप्लाई करती है और इन रिस्पॉन्स जो है क्या होगा, एरो की जो मोमेंटम है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है पैकिंग ऑफ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट। फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट सच एज ग्लासवेयर मे ब्रेक इजली ड्यू टू जर्क्स और बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग their transportation. To protect them, soft packing material are used for these objects. These material reduce the effect of quick change in momentum. Consequently, the force acting on the fragile object is greatly reduced. Special material like styrofoam, corrugated cardboard sheets, bubble wrap are used for the packing of such objects. ये तो बेटे कॉमन फिनोमेना है, आप लोग अक्सर देखते हो जब भी कोई भी आपके पास, अक्सर आपने कभी कोई अपना पैकेज मंगवाया हो, आप लोग ऑनलाइन मंगवाते हो या खुद लेके आते हो, तो जो आपकी इंतहाई ब्रेकेबल चीज़ें जैसे कि शीशे के आपके बर्तन हो या कोई शीशे की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई चीज़ें हों, तो उनकी पैकिंग जो है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से की जाती है, जैसे कि स्टायरोफोम से या कॉरुगेटेड कार्डबोर्ड से, शीट से, बबल रैप्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं पैकिंग के लिए यूज़ की जाती हैं और ये चीज़ें इनको प्रोटेक्शन देती हैं और ब्रेक होने से जो है इन चीज़ों को, जो ग्लास वेयर्स हैं उनको बचाती हैं। तो मतलब कैसे बचाती हैं, क्या चीज़ हो रही होती है, तो ये जो पैकिंग मटेरियल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो आपका मटेरियल है उसकी मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। जब उसकी मोमेंटम चेंज होती है तो उसका जो टूटने का खदशा है, जो उसकी एबिलिटी है टू ब्रेक, वो क्या हो जाती है, वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आपको एक दिया हुआ है क्रम्पल जोन। व्हाट इज क्रम्पल जोन? अ क्रम्पल जोन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज अ स्ट्रक्चर फीचर डिजाइन टू कंप्रेस ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट टू एब्जॉर्ब डिफॉर्मेशन एनर्जी फ्रॉम द इम्पैक्ट। Typically, crumple zone are located in front and behind of the main body of the vehicle. बेटे क्रम्पल जो है, ये क्रम्पल जोन जो है ये आपकी गाड़ी के स्ट्रक्चर में जो है ये एक जोन जो है ये बनाया जाता है। स्पेशली ये ज़्यादातर आगे होता है या फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे। इसका मेन फीचर क्या होता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो तो ये जो जोन है ये क्या करता है, ये आपकी जो गाड़ी है क्या करता है, इसको इसकी फॉर्मेशन यानी कि इसको इंजरी होने से, बहुत ज़्यादा ख़राब होने से जो है ये इसको सेफ रखता है। क्रम्पल जोन मैंने आपको क्या बताया, फ्रंट साइड पे भी हो सकता है, बैक साइड पे भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों साइड पे व्हीकल के जो है ये प्रेजेंट होता है। क्रम्पल जोन वर्क बाय मैनेजिंग क्रश एनर्जी एब्जॉर्बिंग विद इन द आउटर पार्ट ऑफ द व्हीकल रादर देन बीइंग डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द ऑक्यूपेंट्स। दिस इज अचीव्ड बाय कंट्रोल व्हीकलिंग of outer parts, plastic bumper etc of the vehicles while strengthening of the passenger cabin. जो क्रम्पल जोन है मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसका मेन काम क्या है कि जो क्रैश एनर्जी है ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके, अगर आपने अक्सर देखा होगा कभी एक्सीडेंट्स वगैरह हो ना, अगर कोई माइनर एक्सीडेंट्स हों तो ज़्यादातर जो है गाड़ी यहीं से जो है आपकी डी शेप हो जाती है, यहाँ से या यहाँ से। तो जो अंदर हम लोग बैठे हुए हैं या जितने भी लोग अंदर होते हैं तो उनको जो है वो कम मतलब उनकी जो आप समझ लो कि उनको कम से कम जो है वो चोट लगती है, कम से कम जो है अंदर गाड़ी का जो एरियल अंदर वाला पार्ट है वो कम से कम डी शेप होता है। क्लियर हो गया, ये हमारा टॉपिक था। अब अगला टॉपिक जो हमने आज स्टडी करना था बेटे वो क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटे, अभी पहले इसकी हम रीडिंग करते हैं फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सिस्टम।
किसी भी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज़ नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम. कंसिडर, दो डेफिनेशन है, इनको आप अंडरलाइन कर लें. कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ masses m1 and m2. Suppose that the balls are moving velocity v1 and v2 along a straight line in the same direction. If v1 is greater than v2, the ball will collide. After their velocity become v1 dash and v2 dash respectively after collision, the total momentum of the system before collision, the total momentum after collision. The principle of conservation of movement state that if external force act on an isolated system, the final momentum of the system of the system is equal to the initial momentum of the system. This means the total momentum जो है before collision and total momentum after collision remain same. To explain this system, let us consider the collision of two identical balls in which the second last ball is at rest. When there is collision of two balls, there is a transfer of momentum from one ball to another. The ball at rest gains a momentum and start moving, whereas the striking ball slow down. If balls are identical, we will observe that there is total transfer of momentum. The striking ball come to rest and the other ball start moving with the same speed. It means that second ball gain momentum equal to that lost by first one. If the first ball stop after collision, the second ball move with the momentum of first ball. This suggests that total momentum of the two ball after collision remain the same as total momentum before collision. The principle of conservation of momentum is applicable not only to macro object but is also from micro object like atoms and molecules. बहुत easy है बेटे ये ला. क्या चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका बेटे, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका ये है. इसमें आप सबसे पहले तो दो डेफिनेशंस करेंगे. कौन सी डेफिनेशंस हैं, एक आपकी जो है वो आ रही है सिस्टम की डेफिनेशन और एक आपकी आती है आइसोलेटेड की सिस्टम की डेफिनेशन. व्हाट इज सिस्टम बेटे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे. और अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है, कोई भी फोर्स, इफ नो फोर्स इज एक्ट, अगर कोई उस मतलब जो सिस्टम है हमारा, हमने क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उसको हमने सिस्टम कह दिया था. अगर सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करती तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. ठीक है, आपने क्या कंसिडर करना है, आपने कंसिडर करना है कि बेटे आपके पास कोई सी दो जो हैं वो क्या हैं, बॉल्स हैं. क्या हैं, दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज क्या हैं, m1 और m2 हैं. क्या हैं बेटे, m1 एंड m2 हैं. और दोनों जो बॉल्स हैं वो किस वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, v1 और v2 से. ठीक है, ये आपने याद रखना है. मैं आपको इसको कभी जो है सारा एक्सप्लेन करूँगी क्लियरली. ठीक है, आप लोग देखो और समझो, बहुत ईजी है. हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो पढ़े हैं. मैंने आपको क्या कहा कि आप लोगों ने सपोज करना है कि आपके पास दो बॉल हैं. एक बॉल का क्या है, मैस जो है वो m1 है और दूसरे का मैस क्या है, m2 है. ये दोनों बॉल जो हैं ये मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी. m1 जो है वो v1 के साथ मूव कर रहा है, जो m2 है वो किसके साथ मूव कर रहा है, v2 के साथ मूव कर रहा है. समझ आ रही है, v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही तरफ इनकी डायरेक्शन है. ठीक है, अगर अब क्या आ गया, अगर v1 जो है v2 से बड़ी हो, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों बॉल जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे. कोलाइड का मतलब है आपस में टकराएंगे. ठीक है, जब दोनों बॉल आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. v1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी, v2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 डैश हो जाएगी. क्लियर हो गया. अब हमारे पास दो तरह की मोमेंटम होगी. एक आ गई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, और एक कौन सी मोमेंटम आ जाएगी, आफ्टर कोलिजन. एक टकराने से पहले और एक क्या हो जाएगी, टकराने के बाद. पहले वाली क्या होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 और दूसरी क्या हो जाएगी बेटे, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. क्लियर हो रहा ना. मैंने क्या आपको कहा कि देखो पहले इनकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v1 और v2. ठीक है, उसके बाद हमने इमेजिन कर लिया कि अगर v1 जो है वो v2 से बड़ा होगा तो उस केस में बेटे आपके पास क्या होगा,
तो फिर मैंने आपको बताया था कि बॉल जो हैं वो जो आपके पास बॉल था वो क्या करेगा, वो कोलाइड करेंगे और इनकी वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, v1 डैश और v2 डैश हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो टोटल मोमेंटम आप पढ़ के आए ना, p इज इक्वल टू एम वी है ना, एम वी हमने पढ़ा कि बिफोर कोलिजन किसी भी सिस्टम की, ये किसकी मोमेंटम की बात हो रही है, सिस्टम की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी ना। तो बिफोर कोलिजन कितनी हो जाएगी, m1v1 और जो है आफ्टर क्या हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2 ये हो जाएगी। तो हम अगर आप इसको लॉ की फॉर्म में लिखें तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटे, इसकी स्टेटमेंट यह है कि जो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको दो हमने ये यहाँ पे चीज़ें लिखी, एक हमने लिखी टोटल मोमेंटम सिस्टम की बिफोर कोलिजन और एक हमने क्या लिखी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमने लिख ली। अब मैं आपको बताऊंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि बेटे मोमेंटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, रहती है सेम है। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे थे ना, पहले हमने सिस्टम पढ़ा फिर हमने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती तो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम की है वो इनिशियल फाइनल, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा इनिशियल मोमेंट के इक्वल रहेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आप लोग पहले लिखोगे ऊपर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसको मैं कैसे लिखूंगी, हम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे, m2v1 यहाँ पे डैश आ जाएगा प्लस m2v2 डैश हो जाएगा हमारा। ये जो मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं इसका मतलब क्या है, देखो जब मैंने यहाँ पे लिखा था ये आफ्टर कोलिजन लिखा था और ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम लिखी थी, अब मैंने क्या बता दिया कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन जो है किसके इक्वल रहेगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जो है वो जीरो अप्लाई हो रही होगी तो टोटल मोमेंटम जो है टोटल फाइनल जो है इसकी वो क्या होगी, मोमेंटम जो है वो इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के जो है इक्वल होगी। इसके बाद इसी लॉ को हम फर्दर एक और एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास दो आइडेंटिकल बॉल्स अगर हों, ठीक है, आप क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल्स बॉल हैं, ठीक है, और इस पर जो दोनों बॉल जो हैं कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि बेटे जब दो बॉल कोलाइड, दो बॉल लेने आपने, एक ये बॉल है, अब अगली एग्जांपल हम कर रहे हैं, एक आपके पास ये बॉल है, ठीक है, पहले की तरह ही बिल्कुल लेकिन सेम है, ठीक है। अब इसमें से एक बॉल जो है वो मूव कर रहा है और एक बॉल मूव नहीं कर रहा है। ये बॉल जो है ये रेस्ट पे है और ये बॉल इसकी तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ है, सेकंड बॉल की तरफ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या आपको कहा, मैंने आपको कहा कि आपके पास दो बॉल हैं, एक बॉल जो है वो रेस्ट पे है और एक बॉल जो है वो स्लोली उसकी तरफ जा रहा है। जो बॉल रेस्ट की तरफ है वो मोमेंटम गेन करेगा और जो स्ट्राइकिंग बॉल है वो क्या करेगा, उसकी मोमेंटम स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये जो बॉल मूव कर रहा है, जब ये इसके करीब आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ही कोलाइड करेगा, टकराएगा। इसके टकराने के बाद ये वाला बॉल जो है ये मूवमेंट शुरू कर देगा, ये आगे को स्लोली जाना शुरू हो जाएगा और जो पहले वाला था ना वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस बात की तो समझ है ना, ये तो आपने कॉमन ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। और सेकेंड बॉल जो है वो उसकी मोमेंटम जो है अब पहले वाले बॉल की मोमेंटम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, समझ आ गई है ना। पहले वाला बॉल मूव कर रहा था और दूसरा रेस्ट पे था। अब क्या हुआ, पहले वाला कोलाइड, जब कोलिजन होगी तो पहले वाला रेस्ट पे आ गया और सेकंड वाले ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमने अभी पढ़ा, इससे भी ये बात साफ पता चलती है कि बेटे किसी भी कोई भी आपका सिस्टम है उसकी जो मोमेंटम होती है वो क्या रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से, यहाँ से मोमेंटम इसमें चेंज होगी, ठीक है, लेकिन क्या रही,
वो रही सेम, यानी कि मोमेंटम जो है वो हमेशा जो है वो सेम रहती है। और ये तो हमने एग्जांपल ली थी ना मैसेज की, यानी कि आपके बॉल्स हैं, यानी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो मोमेंटम का जो लॉ है बेटे, इसको हम लोग माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी सेम यही लॉ जो है अप्लाई होगा। यानी कि इन द एंड हमारे पास क्या होगी कि आफ्टर कुलेयन, यानी कि बिफोर कुलेयन भी था ना, और आफ्टर कुलेयन भी V2 इज इक्वल्स टू V1 डैश। और पहले क्या था, पहले था V2 इज इक्वल्स टू V1, ऐसे था ना पहले भी। कुलेयन के बाद ये इस तरह हो गया। तो आई होप कि आपको जो है आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेटे ये ज़रा भी मुश्किल टॉपिक नहीं था, बस ऐसे ही आप लोग कंफ्यूज इससे ज़रा हो जाते हो। यहाँ पे आपके एक नोट दिया हुआ है, व्हेन ए मूविंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द विंडशील्ड, सीट बेल्ट प्रिवेंट द पैसेंजर्स फ्रॉम मूविंग, दस चांसेस ऑफ हिटिंग द पैसेंजर अगेंस्ट द विंडशील्ड और स्टील व्हील आर रिड्यूस। सीट बेल्ट की आपको एग्जांपल दी हुई है कि हम जब भी आपकी मूविंग कार, जब आपकी कार मूव करी और एकदम सडनली जो है अगर आप लोग ब्रेक अप्लाई करो तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ यानी कि विंडशील्ड की तरफ मूव करते हैं। तो सीट बेल्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, सीट बेल्ट जो है प्रिवेंट करती है किसी भी पैसेंजर को कि वो मूव ना करें, और जो उनके चांसेस हैं हिट करने के विंडशील्ड से वो जो है रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, एक आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर उस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मेरे से पूछना है। अ बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर द फायरिंग। सोल्यूशन, बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज दैट ऑफ द गन वॉज 0। ठीक है ना, जाहिर सी बात है वो रेस्ट पोजीशन पे थी, तो vi उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी, हमारे पास गन की जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज वेल एज डेट ऑफ गन जो थी वो क्या थी, 0 थी। तो टोटल मोमेंटम बुलेट और गन की कितनी होगी बेटे, 0 होगी। लेकिन फायरिंग के बाद जो है बुलेट आगे मूव करेगी और गन जो है गन भी मूव करेगी और बुलेट भी मूव करेगी। गन की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, सॉरी बुलेट की, और जो गन की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या कह लेंगे, v2 कह लेंगे। क्या कह लेंगे, v2। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो ये क्या होना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए। हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो थी m1 v1 क्या था, हमारा 0 आया था। तो m1 v1 प्लस m2 आफ्टर फायरिंग ये होगी। इस यहाँ पे इसको मैं इधर ले आऊँ और इसको मैं इधर ले जाऊँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से अगर वेलोसिटी इधर ही रहने दूँ, m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन आया है ना, इसका मतलब ये होता है कि गन जो है जब बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है तो गन जो है वो बैकवर्ड मूव करती है। क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल भी मैं आपको समझा देती हूँ, आपने करने की से खुद ही कोशिश करनी है। अ बॉल ऑफ मास 3 kg, एक बॉल है जिसका मास 3 kg है, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो है दूसरा मास जो बॉल है उसका मास 2 kg है, और दोनों के दोनों जो है इकट्ठे मूव करते हैं। अगर इनके दरमियान में फ्रिक्शन जो है नेग्लिजिबल होती है तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे कि बॉल जो है वो मूव करेगा आफ्टर कुलिंग। वो वेलोसिटी आप लोग बताओगे। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉल आपको कितना दिया हुआ है, 3 kg। वेलोसिटी कितनी दी हुई है बिफोर कुलिंग, 5। मास सेकंड का कितना दिया हुआ है, 2 का। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल कितनी दी हुई है, 0। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कुलिंग, m1 m2। ये पहले तो इक्वेशन आप उतार लो, आपको पता ही है ना इक्वेशन, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 और v आ गई आपके पास। ठीक है, क्योंकि आपको जो वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल पूछी हुई है ना, तो उसको हम कंबाइन कर लेंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करो आप सारी, आपको वैल्यूज़ ऊपर दी हुई हैं, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। और ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 × 15 क्या आ जाएगा, जब 5 को 15 से हम कट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, 3 होगा। आपने इस न्यूमेरिकल को करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से पूछना है। चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, इसकी पूरी एक्सरसाइज बेटे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन इन द एंड जब हमारे सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को सारी एक्सरसाइजेज भी लाजमी करवाऊंगी। तो इसलिए आप लोग वरीड मत हो, अभी सिर्फ आप लोग थ्योरी जो है उसे कंप्लीट करें। और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो फील फ्री बेटे आप लोग मेरे से पूछो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।